अच्छा, एक ग्रीन कलर की इसलिए नहीं देखती। हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ग्रेट। तो आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाला लेक्चर जो था वो तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आई होप आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा, आपको पूरी टाइमलाइन समझ में आ गई होगी कि हम क्या करने वाले हैं और हम कहां से स्टार्ट करेंगे। अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात हुई तो जहां पे मुगल एम्पायर खत्म होता है और ब्रिटिशर्स की एंट्री स्टार्ट होती है। मुगल एम्पायर आपका मिडीवल का पार्ट है। मुगल एम्पायर खत्म तो नहीं हो, देखिए कोई भी चीज एक डेट को खत्म नहीं होती है, ठीक है। एक सेकेंड में ले लूंगा आपका डाउट। तो कोई भी एक डेट को, कोई भी चीज एक डेट को खत्म नहीं होती है। तो कहां से मुगल का डिक्लाइन चालू हुआ और कहां से ब्रिटिशर्स की ग्रोथ चालू हुई, उस फेज से हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेते हैं। इसलिए उस डेट को हमने लिया है 1707, यानी डेथ ऑफ औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब वॉज अ पावरफुल रूलर एंड हम ये नहीं बोल सकते कि औरंगजेब के समय में मुगल एम्पायर नीचे जा रहा था। तो मुगल एम्पायर की डिक्लाइन की शुरुआत 1707 के बाद होती है। तो वही एक तरीके से हम ले लेते हैं वे इन विच फ्रॉम वेयर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट्स। ठीक है, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आप लोगों को? जी बताइए शुभम, आपका क्या डाउट है? आज मैंने कल से बेहतर स्लाइड बनाने की कोशिश की है और कल से और बेहतर स्लाइड बनेगी। जैसे मयंक सर की स्लाइड्स रहती है ना, कलरफुल एंड मैप्स एंड डायग्राम्स, कल से हमारी स्लाइड्स भी वैसे होने लगेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बताइए क्या डाउट है शुभम, या बाकी किसी का भी कोई डाउट हो तो बताओ। अदरवाइज आई विल स्टार्ट विथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं? किसी को डाउट है? मुझे सबका नो चाहिए, और डाउट है तो डाउट पूछो। या तो डाउट बता दो या तो नो लिख दो। या तो डाउट बता दो या तो नो लिख दो। ग्रेट। 1861 में कुछ नहीं हुआ था, मतलब 1761 में। 1861 में तो काउंसिल एक्ट आया था। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, 1861 में काउंसिल्स एक्ट आया था, 1861 में एंट्री चालू हो गई थी। बजट पे डिस्कशन 91 में चालू हुआ है। बजट पे वोटिंग तो बहुत बाद में चालू हुई है। जो हम बजट, आप समझ रहे हो कि हम एंटर कर सकते थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, वो 1861 में चालू हुआ था। चलो वो सब बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज शुरुआत करने हम जा रहे हैं ब्रिटिशर्स कैसे अंदर घुस रहे हैं। तो देखो, यही तो बता रहा हूं, एंट्री चालू हो गई थी लेजिस्लेचर में हमारी। कुछ हम डिसीजन मेकिंग में नहीं थे, ना डिस्कशन करते। लेजिस्लेटिव काउंसिल में सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे सबसे पहले मेंबर, जो वाइसरॉय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में घुसे थे। वो कब घुसे थे? 1909 में घुसे थे। वो बात की बात है, उस पर डिस्कशन करेंगे। ये लास्ट में डिस्कस करें अपन शुभम? ग्रेट, चलो 1 2 3 4, ठीक है, ग्रेट। चलो सब सेटअप है वहां पे, गुड। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है एंड आई वेलकम यू टू एग्जाम ओरिजिनल्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला लेक्चर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे, कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना दबदबा इंडिया में बनाना चालू किया। क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया में आ पाए, या इंडिया में उन्होंने अपना वर्चस्व जमाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्या हो रहा था इंडिया में कि एक बड़ी पावर जो मौजूद है उसको तोड़ के ब्रिटिशर्स अंदर घुस रहे थे। वो बड़ी पावर थी मुगल एम्पायर प्लस छोटे छोटे राज्य जो पैदा हो रहे थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो प्रीलिम्स के यूनिट 2 का पार्ट है और मेंस के पेपर 1 के पार्ट ए का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्क्वेस्ट का पार्ट। तो
ब्रिटिशर्स के घुसने के पहले आपको यह पता होना चाहिए है 5 लोग आए थे। 1498 में पोर्चुगीज आए थे, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। 1498 में पोर्चुगीज आए थे, 1600 में ब्रिटिश आए थे, 1602 में डच आए थे, 1616 में डेन्स या फिर डैनिश आए थे, और 1664 में फ्रेंच आए थे। सबसे लास्ट में फ्रेंच आए थे, सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे। और सरप्राइजिंगली इंडिया की आजादी के बाद 1971 में पोर्चुगीज इंडिया से गए हैं। ठीक है, गोवा की जो उनकी टेरिटरी थी ना, पोर्चुगीज जो है वो इंडिया से 1971 में गए हैं, 1971 में गए हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है, ऐसा क्या था पोर्चुगीज में कि उन्होंने शुरू से लेके आखिरी तक राज तो नहीं किया बट अपनी पकड़ बनाए रखी? उसका रीजन समझिए। जब इंग्लिश आए, इंग्लिश का मेन या फिर ब्रिटिशर्स का मेन ऑब्जेक्टिव था बिजनेस करना, कि यार अब हमें मार्केट चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा कमाना था। पैसा कैसे कमाओगे? सामान बेच के। सामान कैसे बेचोगे? लोगों को जिनको जरूरत है। यूरोप में वो अपना माल बेच चुके थे, अब वो अलग अलग टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते थे जस्ट फॉर द सेक कि वो वहां के लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच सके। ट्रू दैट, बिल्कुल सही बात है भाई। तो इंडिया वो आए बिजनेस पर्सपेक्टिव से। सिमिलरली फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी ईस्ट, फ्रेंच की ईआईसी भी थी और ब्रिटिशर ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी दो थी। लेकिन ब्रिटिश की जो ईआईसी थी ना, ये प्राइवेट बॉडी थी, प्राइवेट कंपनी थी। वेयर एज जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये वहां की गवर्नमेंट ने भेजी थी। अब क्या होता था, ये दो बड़ी पावर्स थी, ये आपस में टसल में रहते थे कि यहां से पैसा मैं कमाऊंगा, वहां से तुम कमाओगे, यहां से मैं कमाऊंगा, वहां से तुम कमाओगे। डैनिश जो आए थे वो बेसिकली रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए आए थे, यानी क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए आए थे। बस आए, फैलाया और चले गए चुपचाप। तो डैनिश का बहुत बड़ा या डेन्स का बहुत बड़ा आपको इतिहास नहीं मिलेगा। डच बिजनेस के लिए आए थे, ठीक है, लेकिन इतने मतलब ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जितने पावरफुल नहीं थे, तो इनको इजीली ब्रिटिशर्स द्वारा दबा दिया गया था। वेयर एज पोर्चुगीज जो थे वो सेटलमेंट करने के लिए आए थे, रहने के लिए आए थे, रहने के लिए आए थे। आप समझ रहे हो, एक मतलब उनका बिजनेस एम नहीं था, ठीक है, उनका लड़ाई झगड़ा एम नहीं था, या यहां से लूट के जाना एम नहीं था, या रिलीजन फैलाना एम नहीं था। वो शांति से रहने के लिए आए थे, इसीलिए वो आए, रहे, सबसे पहले आए और सबसे आखिरी में गए। इन 5 लोगों पे, इन पांचों पे प्रीलिम्स में क्लियरली क्वेश्चन बन सकते हैं। कब कौन आया, पहले कौन आया, लास्ट में कौन आया, पहले कौन, सबसे लास्ट में कौन गया, किसके आने का क्या मकसद था। ये हमारा पार्ट 1 होता है बेसिक, कि ब्रिटिशर्स के आने की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद बहुत लंबा डिस्कशन होता है कि पोर्चुगीज ने क्या क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया, डच ने क्या किया। तो ये आप अपनी बुक्स में से पढ़ सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप पढ़ लो। लेकिन लेक्चर में डिस्कस करने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है। क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्या यहां तक सबको क्लियर है? मुझे सबका यस चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अब हम थोड़ा सा और डेप्थ में जा रहे हैं। 2 पॉइंट होते हैं। जो लोग पहली बार मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आई थिंक आप लोग पहली बार ही मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जो पुराने क्लास के बच्चे हैं वो जानते हैं कि देखो, मैं फैक्ट्स पे बहुत ज्यादा भरोसा डायरेक्टली नहीं करता हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि पहले आप चीजें समझो, बाद में आप रटते रहो अपने एंड पे, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप रटो, मैं कोशिश भी करूंगा आपको ट्रिक्स टेक्निक देने की, लेकिन अभी हमें यहाँ चीजें समझनी है, ठीक है। तो फीलिंग पे, समझने पे, एक एक फ्लो पे, एक स्टोरी पे हमें ध्यान देना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तब आप उसको ना लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रख पाओगे। दैट इज, आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं कहानी, कि ब्रिटिशर्स इंडिया में घुसे कैसे। तो देखो क्या होता था, इसके भी पहले हम थोड़ी सी एक फालतू की क्या, एक्चुअल में हमारे घर घर की कहानी जो होती है ना, वो मैं आपको समझाऊंगा। मुगल अंपायर में, ये मुगल अंपायर होता था, ठीक है। मुगल अंपायर में कुछ नोबल्स होते थे, यानी पढ़े लिखे लोग होते थे, ठीक है, इसको नोबल्स बोलते थे। ये 3 अलग अलग फैक्शन से होते थे, यानी 3 अलग अलग टाइप से होते थे। एक होते थे जुरानी, JURANI, एक होते थे ईरानी, और तीसरे होते थे हिंदुस्तानी।
तीन टाइप के पढ़े लिखे लोग होते थे, नोबल्स मतलब पढ़े लिखे लोग, ठीक है। ये जो होते थे ये बेसिकली सुन्नी मुस्लिम्स होते थे, ईरानी जो होते थे वो शिया होते थे, और हिंदुस्तानी तो इंडियन मुस्लिम्स राजपूत हो सकते हैं, इंडियन मुस्लिम्स, कई जगह इंडियन राजपूत भी होते थे, लेकिन मेजरली मुस्लिम्स होते थे, ठीक है। ये अब देखो, अकेले मुगल का राजा जो है वो अकेले रूल नहीं कर पाएगा, उसको पढ़े लिखे लोग चाहिए अपने दरबार में, उसको पढ़े लिखे लोग चाहिए अपने दरबार में, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए भाई। अब क्या होता था, इनमें आपस में टसल चलती थी, क्यों? क्योंकि इनको मिलती थी मनसबदारी। अब मनसबदारी क्या होता है वो समझ लो। मनसबदारी, मनसबदारी का मतलब है एक इंडिया है, ठीक है, इस पे मुगल रूलर राज कर रहा है, तो अकेले तो राज नहीं कर पाएगा, ये छोटे छोटे मनसब्स बना देते थे। जैसे बंगाल ले लो, तो बंगाल में छोटे छोटे मनसब बन गए, छोटे छोटे मनसब बन गए, ठीक है। अब इसमें जो इनके जो हेड होते थे, मनसबदार होते थे, मनसबदार जो होते थे वो इसी, यही नोबल्स होते थे, वो यही नोबल्स होते थे, यही नोबल्स होते थे, ठीक है। अब ये जमींदारी सिस्टम नहीं है, जमींदारी सिस्टम नहीं है। जमींदारी सिस्टम में होता है कि एक एरिया आप ले लो, ठीक है, वहां पे सब लोगों से काम कराओ, ठीक है, वसूली करो, वसूली का कुछ हिस्सा हमें दे दो, ये होता है जमींदारी सिस्टम। ये होता है हेरिडिटी सिस्टम, आप हो गए, फिर उस एरिया में जमींदार आपका बेटा, उसका बेटा बनता जाएगा, ठीक है। जमींदार मतलब आपकी ओनरशिप है, हमें आपसे पैसे चाहिए, ठीक है। मनसबदारी में ऐसा नहीं होता था, ओनरशिप मुगल की ही है। यहां पर ये लोग मनसबदार सिर्फ काम करते हैं, मनसबदार सिर्फ काम करते हैं, ठीक है। यानी मनसबदार का बेसिकली काम क्या होता था, इन एरिया में आर्मी जो मैनेजमेंट है उस पर ध्यान देना, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन पे ध्यान देना। यानी रेवेन्यू कलेक्शन ये मुगल के बाशिंदे, यानी इनके एम्प्लॉय बन के कलेक्ट करते थे, हाँ साहब को चाहिए, लाओ 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 लाओ। जमींदार खुद साहब होता है, वो कलेक्ट करता है, उसका घर उसी से चलता है, और थोड़े से पैसे वो मुगल्स को देता है। तो जमींदारी और मनसबदारी में फर्क समझ में आया, जमींदारी और मनसबदारी में फर्क समझ में आया। मनसबदारी में ओनरशिप नहीं होती थी नोबल्स की, ये लोग सिर्फ वहां काम करते थे, वहां का रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू कलेक्शन पे ध्यान देते थे, और आर्मी मैनेजमेंट पे ध्यान देते थे। लेकिन पैसा तो बनता था, लेकिन पैसा तो बनता था, समझ में आ रहा है कि नहीं? पैसा तो बनता था। अब होने क्या लगा, ये जो नंबर ऑफ नोबल्स है ना, ये बढ़ने लगे। अब अगर नंबर ऑफ नोबल्स बढ़ेंगे और मनसब तो उतने ही है, तो मनसब मतलब एक एरिया, मनसब छोटे होते जाएंगे। अगर आपको मनसबदारी देनी है ज्यादा लोगों को, तो ये मनसब छोटे होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो अब क्या होने लगा, मनसबदार का रेवेन्यू कम होने लगा, क्योंकि पहले इतने बड़ा मनसब होता था उसके पास, अब छोटे छोटे होने लगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मनसब बढ़ रहे थे। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई? इस वजह से नोबल्स के मन में खटास आने लगी, और इन्होंने बोला, इन्होंने क्या किया, और ये क्यों हो रहा था, क्योंकि अब खटास आ रही है, ऑब्वियस सी बात है यार, मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, मेरा मालिक मुझे पैसा नहीं देगा, और मेरे जैसे और लोग लाएगा, तो खटास आएगी। यहां के मनसबदार को लगता है एक काम करता हूं, मैं इस एरिया का नवाब बन जाता हूं, ठीक है, और मुझे मुगल से कोई मतलब नहीं, मुगल्स आके अटैक करेंगे, मैं खुद की आर्मी लगा लूंगा, और इस एरिया का राजा मैं बन जाऊंगा। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ? मैं बता दूंगा, जमींदारी मनसबदारी सब बता दूंगा। यहां तक चीजें समझ में आई कि यार आपका भी मन करेगा, एक काम करो, आर्मी भी है, क्योंकि आर्मी मैनेजमेंट कर रहे हैं ये लोग आर्मी को मैनेज कर रहे हैं मनसबदार, तो इनको लगता है ये आर्मी मैनेज कर रहे हैं, अपन इसी आर्मी को चारों तरफ लगाते हैं और इस एरिया के अपन राजा बन जाते हैं। तो इस तरीके से इसको रोकना है, अगर इसको रोकना है तो ये मुगल एम्परर बहुत तगड़ा होना चाहिए, मुगल एम्परर बहुत तगड़ा होना चाहिए। मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? मुगल एम्परर तगड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वरना तो आपके अंदर के जो नोबल्स हैं वो अपनी अपनी छोटी छोटी बस्तियां बना लेंगे। तो ये ऐसा होता था, ठीक है, कई लोग पहले भी करते थे, लेकिन मुगल एम्परर इतने स्ट्रांग होते थे, अकबर हो गए, ठीक है, अकबर, शाहजहां, ठीक है, जहांगीर। अब औरंगजेब भी बहुत तगड़े था, औरंगजेब भी बहुत तगड़ा था। अब इसके बाद क्या हुआ, 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। तो 1707 के बाद क्या होता है
जो पूरा मुगल इंडिया है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने लगता है। क्यों? क्योंकि नोबल्स अपने छोटे छोटे एरिया पे कब्जा करने लगते हैं। क्योंकि इसके बाद जो रूलर आना चालू होते हैं, इसके बाद जो रूलर्स रूलर्स आना चालू होते हैं, इसके बाद कौन रूलर आया था? 1707 से 1712 तक बहादुर शाह था, बहादुर शाह। तो अब बहादुर शाह कुछ नहीं कर पाया और इन नोबल्स ने अपनी छोटे छोटे एरिया बनाना चालू कर दिए। अब यहां से दूरबीन लेके कौन देख रहा है? ब्रिटिशर्स। वो बोलते हैं कि यार ये इससे लड़ रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं, ये इससे लड़ रहा है। समझ रहे हो? बैक आई बोलते हैं ना, ईगल्स आई से दूर से ब्रिटिशर्स ये देख रहे थे कि यार ये जो एक नेशन हुआ करता था, इनका पैसा आपस में ही लड़ने में जा रहा है। और अगर हम एक ऐसा पॉइंट चूज करें जहां पर हम एक की मदद से दूसरे को हरा दें, तो आपको नहीं लगता कि ये वाला नोबल अगर इससे गुस्सा खाए हुए है तो ये इस पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाएगा? अगर ब्रिटिशर्स ये बोलते हैं कि एक काम करो, हम तुम्हें ये वाला मनसब भी दिला देंगे, ठीक है, तुम हमारे साथ हो जाओ, हमारी आर्मी है, तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारी इंटरनल इंफॉर्मेशन है, हम इनको पेल देंगे, और एक बार हमने कैप्चर कर लिया तो तुम यहां चले जाना, आधा पैसा तुम्हारा आधा पैसा हमारा। मना करेगा कोई नोबल? क्योंकि इनमें आपस में प्रेम एम तो है ही नहीं, ये तो हमेशा से ही कॉम्पिटिटर रहे हैं जागीरदार के उसके लिए, मनसबदारी के लिए। तो अब क्या होता है, ब्रिटिशर्स इन नोबल्स को टारगेट करना चालू करते हैं और यहां से एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की। और ब्रिटिशर्स की एंट्री का सबसे मेजर कारण क्या था? डेथ ऑफ औरंगजेब। अगर औरंगजेब होता तो औरंगजेब सारे नोबल्स को ठांस के रखता कि भाई तुम एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाओगे, और कोई भी नोबल औरंगजेब के अगेंस्ट जाने से भी डरता था, कोई भी नोबल औरंगजेब के अगेंस्ट भी जाने से डरता था। सो दैट इज वाई डेथ ऑफ औरंगजेब को यह माना जाता है कि भाई कहीं ना कहीं दिक्कत है। डेथ ऑफ औरंगजेब को यह माना जाता है कि यहां से ब्रिटिशर्स की शुरुआत होती है। अब क्या होता है समझो। अब हम सबसे पहले कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, मनसबदारी तो समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले कैप्चर करने की कोशिश करते हैं इंडिया। अरे इंडिया बनाते हैं पहले हम। ठीक है, ये आपका बंगाल है, ये आपका बंगाल है। तो बंगाल में लड़ाई होती है 1757 से 1764, ये हमें देखना है। इसके बाद ये वाला रीजन कौन सा है? मराठा। तो ये जो मराठा को इंग्लिश ने दबाया था, क्योंकि इनको नहीं दबाओगे तो ये उठ के आएंगे कि हमारी जमीन है, हम राज करेंगे, तो सबको पहले दबाना जरूरी था। तो मराठा को कब से कब तक दबाया? 1770 से लेके 1817 तक, 1817 तक। इज इट क्लियर? इसी के बाद ये था आपका मैसूर रीजन, मैसूर रीजन, जहां पे हैदर अली और टीपू सुल्तान थे। तो ये वाली लड़ाई चालू हुई थी 1760 से 1799 तक। ठीक है, यहां पर भी बंगाल अपनी वो बता रहे हैं। जो ये वाला रीजन है इसको बोलते थे हैदराबाद रीजन, हैदराबाद रीजन। हैदराबाद रीजन में 1742 से 1763 तक लड़ाई होती है, 1742 से 1763 तक लड़ाई होती है। और ये वाला जो रीजन है इसको बोला जाता है कार्नाटिक रीजन, कार्नाटिक रीजन। और इसीलिए कार्नाटिक, REGION, यहां पर फ्रेंच होते थे, यहां पर फ्रेंच होते थे। तो यहां हुई है आपकी कार्नाटिक वॉर्स। तो इन 5 बड़ी वॉर्स के बारे में हमें पढ़ना है, और सबसे पहला हमें पढ़ना चालू करना है बंगाल के बारे में। हमें पढ़ना चालू करना है बंगाल के बारे में कि ऐसा क्या हुआ था कि बंगाल पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दबदबा बना लिया था। क्या यहां पे किसी को दिक्कत? ठीक है, अब सबसे पहले ब्रिटिशर्स घुस रहे हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत ब्रिटिशर्स की एंट्री से। तो अब बंगाल के बारे में हम पढ़ना चालू करते हैं, बंगाल के बारे में हम पढ़ना चालू करते हैं। तो बंगाल में क्या होता है, 1700 में मुर्शिद कुली खान नवाब, सॉरी नोबल, मुर्शिद कुली खान एक नोबल होते हैं। ठीक है, इनको अब सिंपल सी बात है, बंगाल दे दिया जाता है किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। ठीक है, तो औरंगजेब अपना हाथ पहुंचाते एक तरीके से, ये औरंगजेब का काम करेंगे, मुर्शिद कुली खान।
क्लियर दिख रहा है? मैं शुरू कर सकता हूं? मुझे सबका एक बार यस चाहिए अगर मैं शुरू कर सकता हूं हिस्ट्री। तो जल्दी बताओ, हिस्ट्री शुरू कर सकता हूं असली की? तो लेट अस स्टार्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, देखिए बंगाल में गड़बड़ हुई होगी तभी तो ब्रिटिशर्स अंदर घुसे। आपको नहीं लगता कि बंगाल में गड़बड़ अगर नहीं होती तो क्या ब्रिटिशर्स अंदर घुस पाते? बिल्कुल नहीं घुस पाते। सो ब्रिटिशर्स क्या हुआ, 1700 में मुर्शिद कुली खान एक नोबल थे, इनको दीवान ऑफ बंगाल बनाया गया। दीवान मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, यानी रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। ठीक है, इनको एक मनसब मिला था बंगाल करके। ये एक तरीके का मनसब नहीं होता, बड़ा एरिया होता है, मनसब तो छोटे एरिया होते हैं। बट आप समझ लो मुर्शिद कुली खान जो है ना, वो औरंगजेब द्वारा भेजे गए थे। वो औरंगजेब द्वारा भेजे गए थे। एक सेकेंड, हेलो, हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, कुछ अर्जेंट? ठीक है। अब क्या होता है, औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में। तो मुर्शिद को लगता है कि यार एक काम करो, बंगाल अपना कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सुल्तान मिर्जा बनने चलते हैं और कर भी लेते हैं। तो अब बंगाल जो है धीरे धीरे, अभी हुआ नहीं है, धीरे धीरे मुगल अंपायर से दूर होने लगता है। वहां पर बहादुर शाह आ चुके होते हैं मुगल अंपायर में। अब मुर्शिद कुली खान ये अपनी जो जो मुगल की अथॉरिटी है, ये धीरे धीरे अलग होने लगती है। 1707 से 1700 से 1727 तक मुर्शिद कुली खान राज करते हैं। इसके बाद 27 से 39 तक इनका दामाद शुजाउद्दीन ये रूल करता है बंगाल पे। ठीक है, दामाद याद रखना। 39 में डेथ हो जाती है। तो अब क्या होता है, मुर्शीद का बेटा जो होता है, मुर्शिद कुली खान का बेटा, वो मौका पाके, जिसका नाम है सरफराज, ये मौका पाके अपने आप को नवाब बना लेता है। लेकिन ये पहले भी इनकॉम्पिटेंट था, तभी तो दामाद को मौका मिला। तो दैट इज वाई सरफराज को पहले भी मौका नहीं मिला था, क्योंकि ये उतना काबिल नहीं रहता है। ठीक है, ये उतना काबिल नहीं रहता है, और ये उतना काबिल नहीं रहता है, और पहले भी नहीं मौका मिला था, और अब मौका मिला है तो कोई ना कोई तो इसको निपटाएगा। तो अब आते हैं मिलिट्री कमांडर। तो इसी का एक मिलिट्री कमांडर होता है जो कि बहुत पावरफुल अथॉरिटी होता है, उसका नाम होता है अली वर्दी खान। अली वर्दी खान, अली वर्दी खान सरफराज को निपटा देता है। ठीक है, सरफराज को निपटा देता है। समझ में आया? अब बंगाल पे मुर्शिद कुली खान की जो फैमिली है उसका कोई नहीं है। अब नई फैमिली चालू हो जाती है अली वर्दी खान की। ठीक है भाई, अली वर्दी खान ये कैसे कर पाता है? ठीक है, अली वर्दी खान जगत सेठ ब्रदर्स, इनका नाम याद रखना है, JSB, जगत सेठ ब्रदर्स के साथ मिलता है। ये लोग सबसे पावरफुल, मतलब बहुत बड़े मनी मैन्स रहते हैं, मतलब पैसे वाले लोग रहते हैं बंगाल में। अगर लड़ाई करनी है तो जगत सेठ ब्रदर्स पैसे देंगे। ठीक है, किसी को दबाना है, किसी को कुचलना है, तो जगत सेठ ब्रदर्स बड़ी एंटिटी होते हैं। ये क्यों बड़े थे ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट अली वर्दी खान और जगत सेठ ब्रदर्स मिलके मिलके मुगल अंपायर से बिल्कुल नाता तोड़ देते हैं। अब बंगाल एक प्योर एंटिटी बन चुका है, मुगल से अलग, मुगल्स से अलग। यहां तक सबको समझ में आया? एग्जैक्टली मनसबदारी में देखो, अभी अभी इस पछड़े में मत फंसो फाजला। मनसबदारी, दीवानी राइट्स, ये मैं सब समझाऊंगा। अभी कहानी सुनो, कहानी अभी तक सही चल रही है, कहानी अभी तक सही चल रही है। अब क्या होता है समझो, अब क्या होता है। ठीक है भाई, सब कुछ सही था, जगत सेठ ब्रदर्स रहते हैं, अलीवर्दी खान की मदद करते हैं। अब अलीवर्दी खान और जगत सेठ ब्रदर्स अच्छे दोस्त रहते होंगे, मानते हो? तो जगत सेठ ब्रदर्स का अलीवर्दी खान के कोर्ट में आना जाना लगा रहता है। अब क्या होता है, जगत सेठ ब्रदर्स वैसे ही बने रहते हैं। अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है। अलीवर्दी खान के बाद उनका जो पोता है, अब ध्यान से सुनना, उनका जो पोता है जिसका नाम है सिराज उद दौला, सिराज उद दौला, ये चार्ज संभालता है। अब क्या होता है, ये थोड़ा सा स्मार्ट रहता है और इसको नई चीजें करनी रहती है। लेकिन जब आपको भी अगर कोई नई चीजें करनी होगी तो आपके चाचा, बुआ, फूफा आपको दबाएंगे, दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? बताओ। अरे ऐसा थोड़ी होता है, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पेंटिंग में जाके क्या करोगे, डांस करके क्या करोगे? तो आप समझ रहे हो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट फील्ड, एग्जैक्ट चीज बता रहा हूं। इन जो एज में ज्यादा रहते हैं ना, उनको लगता है कि हम अथॉरिटी करेंगे। लेकिन
क्या होता है कि जगत सेठ ब्रदर्स इस फैमिली से नहीं होते हैं, और उनको बेसिकली रूल करना भी नहीं है। जगत सेठ ब्रदर्स को रूल करना भी नहीं है, उनको बस चुपचाप चाहिए कि हमारा धंधा ग्रो करता रहे, और ये जो मतलब ये जो कम्युनिटी क्या बोलते हैं, ये जो नवाब्स और दीवान का जो भी बन रहा है उससे हम अच्छी दोस्ती बना के रखें, बस ये रहता है। बिल्कुल सही बात है। अब क्या होता है, ध्यान से समझना। अब क्या होता है, सिराज उद दौला थोड़ा यंग माइंडेड रहता है, और इसको चाहिए नई चीजें एक्सप्लोर करना है, ठीक है, लाइफ जीनी है अपनी। तो ये क्या करता है, एक्सप्लोर करने लगता है अपॉर्चुनिटीज। इनको समझ में आता है कि जो इसको समझ में आता है जो फ्रेंच हैं वो तो बढ़िया लोग हैं यार। फ्रेंच नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, आर्मी में नया इनोवेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लूटपाट भी नहीं मचा रहे हैं इंडिया के साथ, और इसके हिसाब से फ्रेंच सही थे, जो कि सच में सही थे। ब्रिटिशर्स ने तो बहुत लूटा है, उनके हाथ में मोनोपोली आ गई थी, वो तो अंधाधुंध पैसा कमा रहे थे, ठीक है, लेकिन फ्रेंच का ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिशर्स को निकालना। अब फ्रेंच क्या करते थे, आर्मी भी देते थे, अपनी आर्मी ट्रेनिंग्स भी देते थे। तो सिराज उद दौला को लगता है कि क्यों ना फ्रेंच से दोस्ती की जाए। ये बात किसको पसंद नहीं आती, ये बात दो लोगों को पसंद नहीं आती। एक तो जगत सेठ ब्रदर्स को पसंद नहीं आती, प्लस क्या होता है, इस थ्रोन पे सीधे ग्रैंड सन बैठता है, बट ग्रैंड सन के पहले जो इनकी इनकी बुआ होती है ना, घसीटी बेगम, वो चाहती है कि इनका लड़का बैठे। तो इसके डिस्प्यूट अपनी फैमिली में भी चल रहे हैं, और जो नोबल्स होते हैं, नोबल्स ही तो है एक तरीके से, जगत सेठ ब्रदर्स मतलब अंदर के अच्छे लोगों में से है, इसके कोर्ट के अच्छे लोगों में से है, ये भी सिराज के अगेंस्ट है, फैमिली मेंबर्स भी सिराज के अगेंस्ट हैं। सिराज को लेकिन कुछ अलग करना है, तो सिराज फ्रेंच की तरफ है। क्या लगता है क्या होगा इसके बाद, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए क्या लगता है आपको क्या होगा। मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट करो, क्या होगा इसके बाद। कॉन्स्पिरेसी, एग्जैक्टली, अंदर के ही लोग सिराज को खत्म करने की साजिश करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, और ये सब का फायदा कौन उठाएगा, इन सब का फायदा कौन उठाएगा, इन सब का फायदा कौन उठाएगा, बताओ भाई, ब्रिटिशर्स, वेरी गुड। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसके बाद इसके बाद एक इवेंट होता है, ब्रिटिशर्स बोलते हैं हमें मोनोपोली चाहिए। मोनोपोली का मतलब समझते हो, कि बंगाल का एरिया है, इसमें ट्रेडिंग मोनोपोली ब्रिटिशर्स की है, मतलब कोई भी सामान बिक रहा है अगर, तो वो ब्रिटिशर्स बेचेंगे और उसका पैसा ब्रिटिशर्स को मिलेगा। भले ही वो पैसा ब्रिटिशर्स कमा के थोड़ा सा उसका कट कोर्ट में भी दे देंगे या नवाब को भी दे देंगे, बट आपको ये चीज समझ में आ रही है कि एक लौती मतलब एक पूरे एरिया में, जबलपुर में जो भी माल बिकेगा वो मैं बेचूंगा। सोच रहे हो कितनी बड़ी चीज होती है। लेकिन सिराज उद दौला कभी भी ये पावर ब्रिटिशर्स को नहीं देना चाहता था। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स को छोड़ो, ये फ्रेंच को अलग से देना चाहता था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर हमारे हाथ से बंगाल चला गया तो इसके बाद दोबारा वापस नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेंच वापस नहीं आने देंगे, प्लस सिराज की अथॉरिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल चीज समझ में आ रही है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है, यहां तक चीजें समझ में आई। लेकिन ऐसा क्या था बंगाल में, जो ब्रिटिशर्स को यह लग रहा था कि अगर बंगाल हमारे हाथ से चला गया तो पूरा इंडिया हमारे हाथ से चला जाएगा। ऐसा क्या था बंगाल में जो इनको लगता था कि अगर बंगाल हमारे हाथ से चला गया तो पूरा इंडिया हमारे हाथ से चला जाएगा। मैं आपको बताता हूं, जो कमर्शियल इंटरेस्ट था ना, कमर्शियल इंटरेस्ट था बंगाल में, कमर्शियल इंटरेस्ट था बंगाल में। और जो 60% ब्रिटिश इंपोर्ट्स होते थे ना, 60% ब्रिटिश इंपोर्ट्स होते थे वो बंगाल से आते थे। तो अब ब्रिटिशर्स को लगा अगर ये जो इंपोर्ट करने का पैसा दे रहा हूं इसी पे मैं अपनी अथॉरिटी जमा लूं तो कितना बढ़िया नहीं हो जाएगा। जो माल मुझे खरीदना पड़ रहा है वो माल ही मेरा हो जाएगा। तो 60% माल जो मैं खरीद रहा है ब्रिटेन, वो कौन करेगा, मतलब वो हमारा ही है, हमारी तो जमीन है, हमें थोड़ा बहुत राइट्स देने पड़ेंगे, नवाब को दे देंगे, थोड़ा बहुत पैसा पहुंचाना पड़ेगा, पहुंचा देंगे। दिमाग है कि नहीं है। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि बंगाल पे उनको मोनोपोली मिले। सिराज ने इसके लिए मना कर दिया। ब्रिटिशर्स ने अपनी फोर्स यूज करके, आर्मी यूज करके, एक फोर्ट था कैलकाटा में जो अपनी ट्रेडिंग, मतलब यहां पे अगर ब्रिटिशर्स बैठ के ट्रेड कर रहे हैं तो इसके आजू बाजू बाउंड्री वॉल बना ली। इसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन, फोर्ट बनाना, फोर्ट मतलब किला बनाना, फोर्टिफिकेशन।
ठीक है, ये कर लिया। ये चीज से सिराज उद्दौला को बहुत गुस्सा आया। सिराज उद्दौला अपनी अपनी बेसिकली अपनी टीम लेके फोर्ट विलियम पहुंचा। इस फोर्ट का नाम था फोर्ट विलियम। और जितने भी अंग्रेज अंदर थे उनको 18 स्क्वायर फीट कमरे में बंद किया, जिसमें सिर्फ 2 खिड़कियां थी, और उनको घुटने के लिए छोड़ दिया। 123 ब्रिटिशर्स सफोकेशन के मारे मर गए थे। और इस इंसिडेंट को बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी? 1756 में हुई थी। किसने कराई थी? सिराजुद्दौला ने कराई थी। कहां पे हुई थी? फोर्ट विलियम में हुई थी। ये 3 पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए अगर ब्लैक होल ट्रेजेडी पे कभी लिखने आता है तो आप लिख लोगे कहानी के साथ। क्या अभी आपको रटने की जरूरत लग रही है कुछ? बस देखना है यार, पन्ने पलटाओगे देखते जाओगे, और क्या। रटना कुछ नहीं है, फ्लो, एकदम फ्लो में चलेंगे, कहानी के रूप में चलेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? ये तो हो गया, ब्लैक होल ट्रेजेडी तो हो गई। लेकिन इसके बाद आता है ब्रिटिशर्स को गुस्सा, क्योंकि इनके यहां ना रूल्स बहुत स्ट्रांग है, और अगर इनका एक भी ऑफिशियल मर रहा है ना तो इनको जवाब देना पड़ेगा। तो इन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने सोचा कि भाई अब हम नहीं सह पाएंगे सिराज की जो नौटंकी है। तो इन्होंने बात करी किससे? किससे बात करी होगी? किससे बात करी होगी भाई, बताओ। बुआ से बात करी होगी, और जगत सेठ ब्रदर से बात करी होगी। तो ब्रिटिशर्स ने जगत सेठ ब्रदर से बात करी। ठीक है, जगत सेठ ब्रदर ने पैसों की दम पे जो सिराजुद्दौला का कमांडर था, मैं नाम बता दूंगा, क्या किसी को नाम पता है सिराजुद्दौला के कमांडर का क्या नाम था? बहुत फेमस पर्सनालिटी है, क्योंकि वो आगे जाके उसने बैटल भी किया और वो रूलर भी बना है उसका। ठीक है, तो जेएसबी ने पैसों की दम पे सबसे पहले मीर जाफर को खरीदा, जो कि सिराजुद्दौला का आर्मी कमांडर था। तो अगर सिराजुद्दौला की आर्मी ही खरीद ली जेएसबी ने, जगत सेठ ब्रदर्स ने, तो क्या सिराजुद्दौला लड़ पाएगा? लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। सो दैट इज वाई जगत सेठ ब्रदर्स ने बोला, जगत सेठ ब्रदर्स ने अपने जैसे 2-3 रईसों को इकट्ठा किया, ओमी चंद, राय दुर्लभ, इन तीनों ने को यह बोला गया कि अगर ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं ये वॉर तो हमें मिलेगा पैसा और हमें मिलेंगी ट्रेडिंग, ये ट्रेड करेंगे, हमें धंधा मिलेगा। तो जितने भी बिजनेसमैन थे वो तो जगत सेठ ब्रदर्स के साथ हो ही गए कि यार सही बात है, अगर ब्रिटिशर्स आ गए तो हमें धंधा मिलेगा। मीर जाफर को बोला गया कि हम तुम्हें नवाब बना देंगे, तुम्हें पूरी आर्मी हमारे लिए लानी है। तो एक ऐसा पॉइंट आ गया, ठीक है, अब बैटल ऑफ प्लासी छोड़ो, एक ऐसा पॉइंट आ गया 23 जून 1957 को कि रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिशर्स की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था, ने जगत सेठ ब्रदर्स, सिराज का कमांडर मीर जाफर, राय दुर्लभ, ओमी चंद, ये सब एक साइड थे, और सिराजुद्दौला कुछ लोगों के साथ दूसरी साइड खड़ा था। क्या लड़ाई होगी? लड़ाई करने के लिए कोई है ही नहीं सिराजुद्दौला के पास। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कोई लड़ाई नहीं होती बैटल ऑफ प्लासी में। ये लोग प्लासी में मिलते हैं 23 जून 1957 को, और सिराज को कैप्चर करके बाद में मार देते हैं। इसलिए इसको ब्लड लेस वॉर बोला जाता है। ये याद रखना कि ब्लड लेस वॉर किसको बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, ये भी अब आपको क्लियर है। और क्यों बोला जाता है ये भी आपको क्लियर है। बैटल ऑफ प्लासी क्लियर है? बैटल ऑफ प्लासी में किसी को कोई दिक्कत? बैटल ऑफ प्लासी के रीजन क्या थे? पहली बात, सिराज ने मना कर दिया था ब्रिटिशर्स को मोनोपोली देने से। जगत सेठ ब्रदर्स के जो ब्रिटिशर्स के साथ लिंक थे उसको निग्लेक्ट करता था सिराज। क्यों? क्योंकि सिराज फ्रेंच की तरफ था। तो जगत सेठ ब्रदर्स जो उसके कोर्ट में बैठते थे, घसीटी बेगम हो गई, बाकी जो नोबल्स होते थे, उन सबको इग्नोर करता था कि भले ही ये ब्रिटिशर्स के साथ है, मैं तो फ्रेंच के साथ हूं। ठीक है, फ्रेंच की तरफ झुकाव ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं डरा रहा था कि बंगाल हमारे हाथ से जा सकता है, और इंस्टेंटेनियस जैसे ब्लैक होल ट्रेजेडी जैसे इवेंट्स थे, इन्होंने और प्रोवोक कर दिया। और कहीं ना कहीं बैटल ऑफ प्लासी होता है जिसमें कोई लड़ाई नहीं होती। मीर जाफर को, मतलब क्या बोलते हैं, सिराजुद्दौला को अलग करके मार दिया जाता है, और थ्रोन पे किसको बैठाया जाता है? थ्रोन पे बैठाया जाता है मीर जाफर को। तो मीर जाफर को पपेट नवाब बनाया जाता है। ये वर्ड याद रखिएगा, पपेट नवाब। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बनाया है। तो ब्रिटिशर्स के कठपुतली की तरह ब्रिटिशर्स के इशारों पे नाचना चाहिए। नाचना चाहिए कि नहीं नाचना चाहिए? बिल्कुल नाचना चाहिए भाई, आपको ब्रिटिशर्स ने बनाया है। आप कुछ नहीं थे, आप कमांडर थे, आप नवाब बन गए हो कमांडर से। ब्रिटिशर्स क्या, ब्रिटिशर्स भी यही एक्सपेक्ट करेंगे यार कि यार जो हम बोलेंगे वो मीर जाफर करेगा। क्या यहां तक किसी को दिक्कत? मुझे सबका नो चाहिए।
यहां तक किसी को दिक्कत कहानी सुनने में? मैं बता रहा हूं कहानी तो सुन ही रहे हो, प्रीलिम्स के सारे सवाल भी लगा लोगे, मेंस के तक सारे सवाल लगा लोगे। जो डाउट हो बैटल ऑफ प्लासी तक पूछ लो। किस किस को ये फास्ट लग रहा है? देखो मैं एक चीज बताऊं, मैं आपको दो तीन चीजें क्लियर कर देता हूं। बहुत लोगों को लगता है कि यार सर इतने में हो जाएगा क्या, सर इतने में मैं आपको दो चीजें बताता हूं। कई लोगों को लगता है कंटेंट इतने में हो जाएगा क्या? हाँ भाई इतने में ही हो जाएगा। आप लोगों की मतलब सोच ऐसी बन गई है कि हमें 5-5 हजार पन्ने पढ़ने हैं। आप उठा के देखोगे 90-95% क्वेश्चन बैटल ऑफ प्लासी में जितनी मैंने स्लाइड दिखाई है ना उसी से आए हैं। 95 क्या 100% ऑफ द क्वेश्चन इसी से आए हैं। तो इसमें कहानी सुन रहे हैं हम, बस कहानी फास्ट लग रही है। हाँ क्लास के एंड में समरी तो देंगे ही। नहीं नहीं शुभम, मैं आपका मीन्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि फ्लो, जैसे मूवी देखने में आपको फ्लो समझ में आता है ना, बस वही फ्लो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप बने रहो, आप जुड़े रहो, आप कहानी की तरह इमेजिन करते रहो। समझ में आया? 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं कि किसको किसको मतलब किसी को अभी तक जो भी डाउट हो वो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई डाउट हो तो भी बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब हम डिस्कस कर लेंगे, मैं पेस कम कर दूंगा। पेस ज्यादा लग रहा है क्या किसी और को? रेनू आपका क्या मतलब है? भाई फ्री माइंड से तो पढ़ना ही रहता है। एक काम करते हैं, लेक्चर पूरा कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है? आपको रियलाइज भी नहीं हुआ होगा आधे घंटे कब निकल गए। आधे घंटे छोड़ो, 40 मिनट कब निकल गए ना आपको पता भी नहीं चला होगा। तो मतलब बोर हो जाते हैं बेटा हिस्ट्री पढ़ने में, मैं बता रहा हूं। अगर मैंने धीरे करी ना अपनी स्पीड, आप लोग ने समझा है कभी कि हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ पाए? आप लोगों ने सुना तो होगा हिस्ट्री कितनी बोरिंग होती है। आपने सुना तो होगा हिस्ट्री कितनी बोरिंग होती है। हाँ मजा तो आएगा बेटा, सर पढ़ा रहे, मजा क्यों नहीं आएगा। चलो, मैं इसलिए देखो थोड़ा सा साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से भी मेरा ये कहना रहता है कि आपका ना रिदम नहीं टूटना चाहिए। आपका रिदम टूट गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको रटना पड़ेगा यार। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, बाद में डिस्कशन करेंगे। तो अब क्या होता है, मीर जाफर को एक पपेट नवाब बना दिया जाता है। बैटल ऑफ प्लासी में जो नोबल्स थे उन्होंने जो अपना सिराजुद्दौला है उसके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी की, उनके कमांडर को अंदर लिया, अपने कब्जों में लिया। ठीक है? ब्रिटिशर्स को लिया, ब्रिटिशर्स ने इन सबको लिया एक्चुअली, और अटैक किया। बैटल ऑफ प्लासी में कोई लड़ाई नहीं होती, सिराजुद्दौला को हटा दिया जाता है। थ्रोन पे कौन बैठता है? मीर जाफर। अब मीर जाफर की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है? रिलेशनशिप में सबकी एक्सपेक्टेशन होती है, आप भी समझते हो। ठीक है? तो मीर जाफर की भी ये जो रिलेशन था ना ब्रिटिशर्स का, इसमें कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि यार आप, मैं आपका काम कर दूंगा लेकिन मेरी इज्जत रखना आप। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, सिर्फ पैसा डिमांड करते हैं। ठीक है? इस पे नजर रखने के लिए एक आदमी इसके कोर्ट में बैठा के रखते हैं खुद का, यानी पोस्टेड अ रेजिडेंट एट नवाब्स कोर्ट। जो नवाब का कोर्ट होता है ना वहां पर एक ब्रिटिशर बैठता है। तो मीर जाफर को लगता है यार मैं तुम्हारा ही आदमी हूं, तुम्ही ने मुझे बैठाला है, थोड़ी मुझे इज्जत दे दो, ये निगरानी विगरानी रखने की क्या जरूरत है। प्लस इससे पैसा भी मांग लेते हैं कि यार ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुई है ये सब हमने तुम्हारे लिए तो किया है, तुम्हें ही तो थ्रोन पे बैठाने के लिए किया है, फटाफट पैसा निकालो। तो अब मीर जाफर के मन में कहीं ना कहीं भेद की भावना आने लगती है। क्यों? क्योंकि मीर जाफर की एक्सपेक्टेशन ये थी कि यार मैं रूल करूंगा, ठीक है, और पैसा हम आपस में डिवाइड करेंगे। यही तो डील हुई थी। लेकिन पैसा आपस में डिवाइड हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रूल करने में भी ब्रिटिशर्स इंटरफियर करने लगते हैं। रूल करने में भी ब्रिटिशर्स इंटरफियर करने लगते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। ब्रिटिशर के जैसे कुछ दोस्त होते हैं, इनको जो मतलब समझ लो खिला रहे हैं पिला रहे हैं, तो जगत सेठ ब्रदर्स हो गए। ऐसे ही एक बलवंत 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 सिंह करके होते हैं। ठीक है? ये बनारस बनारस के राजा टाइप, बनारस के रईस होते हैं। तो अब क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, मीर जाफर को बोलते हैं काम करो,
वहां के जो जमींदार है ना उनसे जमींदारी लेना बंद कर दो, मतलब पैसे लेना उनसे बंद कर दो। तो अब ब्रिटिशर्स अपने दोस्तों से, मतलब जगत सेठ ब्रदर्स हो गए, बलवंत सिंह हो गए, इन लोगों के फायदे में मीर जाफर पे प्रेशर डालने लगते हैं और मीर जाफर इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करता है। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं मीर जाफर को कि मीर जाफर छोड़ के भाग जाता है। और इसी के चलते मीर कासिम, जो कि इसका साला रहता है, मीर कासिम जिया जी रहता है या साला रहता है, तो मीर कासिम कासिम को नवाब बना देते हैं बंगाल का। ठीक है, कोई वॉर और नहीं हुई है, मीर जाफर भाग गया है। ठीक है, अब मीर कासिम जब बैठता है तो मीर कासिम को भी दिक्कत होने लगती है, भाई यार इतना इंटरफियरेंस कोई नहीं सहेगा, इतना ज्यादा खुचड़ पुचड़, ये करो वो करो, इससे इससे पैसे मत लो, हमें दीवानी राइट्स दे दो, हमें फ्री कर दो, ये एरिया फ्री कर दो, वो एरिया फ्री कर दो, हमसे पैसे मत लो। ठीक है, इसको कब्जे में ले लिया, इसको छोड़ दो। तो बहुत ज्यादा इंटरफियर करने लगते हैं, जबकि बात हुई होती है ब्रिटिशर्स से कि आप पैसे से डील करोगे। ब्रिटिशर्स जब आए थे तो सिर्फ पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव था, राज करना कभी ऑब्जेक्टिव नहीं था। बंगाल पे भी जब अटैक होता है तो इनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, वहां से रेवेन्यू कलेक्शन। मतलब आप ये समझो जैसे जबलपुर एरिया का टैक्स कलेक्शन होता है, तो जबलपुर एरिया का टैक्स कलेक्शन सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को जाए, उनको बस यही चाहिए कि इस जगह से जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वो हम रखेंगे। उनका ऑब्जेक्टिव पैसा 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 रहता है बस। ठीक है, पैसा पैसा रहता है, लेकिन धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टेरिटरी में भी बनने लगता है, और इसी की वजह से मीर कासिम की भी लड़ाई होने लगती है। मीर कासिम इरिटेट होके, ब्रिटिश इंटरफेरेंस से इरिटेट होके डिसमिस कर देता है उन ब्रिटिश ऑफिशियल्स को जो इसके कोर्ट पे रेजिडेंट रहेगा। कोर्ट पे बात हुई थी ना बैटल ऑफ प्लासी के बाद, तो इन ब्रिटिशर्स को वो बोल देता है, भगा देता है। और भगाता तो भगाता है, अदर यूरोपियंस मतलब फ्रेंच और डच, इनको अपॉइंट करता है अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए। आपको नहीं लगता कि ब्रिटिशर्स की जल जाएगी इतने में? ब्रिटिशर्स को क्लियरली दिखेगा कि जो नवाब ऑफ बंगाल है वो ब्रिटिश को अलग करके फ्रेंच को अंदर ला रहा है, तो ब्रिटिशर्स भी फिर से मीर कासिम को हटा देती है। कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती है, मतलब मीर कासिम को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, मीर कासिम अब दिमाग लगाता है। मीर कासिम ब्रिटिशर्स की वीकनेस जानता है, तो ये कहां जाता है, ये अवध एरिया जाता है, बंगाल से ये अवध जाता है। और अवध का जो रूलर होता है शुजा उद्दौला, DAULAH होता है, शुजा उद्दौला, इससे बातचीत करता है कि यार अपने को फोड़ना है इनको। ठीक है, और अब ये इतना ज्यादा फैल गए और इतना ज्यादा इनके पास पावर आ गई है कि अपन अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें लेना पड़ेगा मुगल एम्परर, यानी मतलब समझ रहे हो इंडिया के मुगल एम्परर को। उस समय मुगल एम्परर होते हैं शाह आलम टू। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी के समय कौन मुगल एम्परर था और बैटल ऑफ बक्सर के समय कौन मुगल एम्परर था। समझ में आया? बैटल ऑफ प्लासी के समय कौन मुगल एम्परर था, बैटल ऑफ बक्सर के समय कौन मुगल एम्परर था। बैटल ऑफ बक्सर में कौन मुगल एम्परर था छोड़ो, बैटल ऑफ बक्सर में खुद मुगल एम्परर पार्टिसिपेट करने वाला है। अब इनकी आंखें खुल जाती है बंगाल्स की कि भाई ब्रिटिशर्स को अगर और हमने करने दिया तो ये हमें लूट लेंगे। तो अब मुगल एम्परर और जो नोबिलिटीज अलग अलग हुई थी ना वो एक साथ आ जाती हैं। जैसे ये भी एक तरीके के नोबेल ही थे शुजाउद्दौला, तो शुजाउद्दौला, शाह आलम टू और मीर कासिम ये सोचते हैं कि हम पेल देंगे ब्रिटिशर्स को। ठीक है, ये जाते हैं बक्सर और 22 अक्टूबर 1764 को 22 अक्टूबर 1764 को कौन कौन मिलता है, मीर कासिम, ठीक है, शुजाउद्दौला शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम, शाह आलम। ठीक है, और ये किसके अगेंस्ट है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है। ये किसके अगेंस्ट है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है। अब क्या होता है, इनको लगता है ये जीत जाएंगे, दुनिया को लगता है ये जीत जाएंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स इनको हरा देते हैं। ब्रिटिशर्स का लीडर कौन रहता है उस समय, जो ब्रिटिश आर्मी है वो हेक्टर मुनरो के अंदर, हेक्टर मुनरो के अंदर क्लियरली इस टीम को, इस अलायंस को हरा देती है। क्या हो गया, ये मुगल एम्परर खुद हार गए। आपको नहीं लगता कि इसके बाद कुछ बचा ही नहीं था, ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी इंडिया पे सुप्रीम होने लगती है,
सुप्रीम होने लगती है। क्यों? क्योंकि इसने मुगल एम्परर को हरा दिया। जो इंडिया का राजा है उस समय मुगल एम्परर ही तो राजा होते थे, औरंगजेब, बहादुर शाह, शाह आलम टू। अब शाह आलम को इसने हरा दिया है, मतलब मुगल एम्परर का तो खत्म। और यहां से कई हिस्टोरियन मानते हैं कि यार ये शुरुआत थी ब्रिटिशर्स के अंदर घुसने की, ये शुरुआत थी ब्रिटिशर्स के अंदर घुसने की। क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में तो उसने सिर्फ बंगाल को हराया था, बंगाल के राजाओं को हराया था। बैटल ऑफ बक्सर में उसने शाह आलम टू को हराया था, जो कि मुगल एम्परर था। और यहां से ब्रिटिशर्स को पूरे इंडिया पे राज करने की अथॉरिटी तक मिलने का दावा करने लगते हैं लोग कि अब तो ब्रिटिशर्स अंदर आ गए, क्योंकि हमारा कोई लीडर ही नहीं है। इंडिया के जो सुप्रीम लीडर है उसको ही हरा दिया। यस और नो? यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। ठीक है। अब बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और वापस मीर जाफर को थ्रोन पे बैठाते हैं। क्योंकि मीर जाफर चुपचाप सीधा साधा इंसान था। पहले भी वो बैठ गया था बैटल ऑफ प्लासी के बाद, फिर उसको कुछ दिक्कतें लगी तो वो भाग गया, फिर से आया, उसको लगा बैटल ऑफ बक्सर के बाद मैं मुझे फिर से बैठाया जा सकता है, तो मीर कासिम वर्सेस शुजाउद्दौला और शाह आलम, इनको हराया जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा। वो जानते हैं कि मीर जाफर बंगाल के एरिया को अच्छे से जानता है, पपेट भी है हमारा, तो इसको बैठा देते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद मीर कासिम को हटा के वापस मीर जाफर को बैठा दिया जाता है। लेकिन अब ब्रिटिशर्स के हाथ में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड आ गया है बंगाल का, तो वो मीर जाफर से बोलते हैं कि अब हमारे ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा और हम यहां सामान बेचेंगे, हम ट्रेडिंग करेंगे बंगाल में और कोई ड्यूटी नहीं देंगे। सिर्फ 2% की ड्यूटी लगती है सॉल्ट बेचने पे, ठीक है, वो दे देंगे। बाकी कोई भी माल हम बेचेंगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, ठीक है, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। प्लस एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है शुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ, क्योंकि मीर कासिम को तो वो खत्म ही कर देते हैं। शुजाउद्दौला अवध का नवाब रहता है, अवध, ठीक है, और शाह आलम तो मुगल एम्परर रहते हैं। तो इन दोनों के साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है जिसमें कुछ बातें की जाती है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या बोला जाता है? बैटल ऑफ बक्सर के बाद की बात है। नवाब ऑफ अवध से ये बोलते हैं, एक काम करो, सबसे पहले तो फटाफट 50 लाख रुपए निकालो। 50 लाख है, फटाफट 50 लाख रुपए निकालो। जो ये वॉर और हुई है ना, तुम लोग के चक्कर में हुई है ना, तुम मीर कासिम का साथ देते ना ये वॉर होती, फालतू में हमारा खर्चा हो गया है, ये पैसे निकालो। निकालने ही पड़ेंगे। और तुम अवध में हो, अवध के जो एरिया है इलाहाबाद और कारा, ये शाह आलम टू को दो, ये शाह आलम टू को दो। शाह आलम टू इलाहाबाद में रहेगा और इलाहाबाद में रहेगा और अवध जो है ये ब्रिटिशर्स के प्रोटेक्शन की वो करेगा। क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे ये इंडिया है, फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, अब ये वाला एरिया, यूपी वाला एरिया जो है ये अवध है और यहां पर बंगाल है। अगर कोई अटैक करता भी है, यूजुअली अटैक्स यहीं से होते थे, ठीक है, अलेक्जेंडर, नेपोलियन, कोई अटैक करता भी है तो अवध एक तरीके से बंगाल को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो इसीलिए अवध को बफर स्टेट बना दिया जाता है, अवध को बफर स्टेट बना दिया जाता है। सिंपल, इलाहाबाद और कारा शाह आलम टू को दो, शाह आलम टू इलाहाबाद में रहेंगे, अवध को बफर स्टेट बनाओ, 50 लाख रुपए दो। और इनके जो दोस्त होते हैं ना बलवंत सिंह, बनारस से होते हैं, उनको पूरा पोजेशन दे दो बनारस का, कोई जमींदार वमींदार नहीं है, अब कोई पैसे नहीं देंगे वो आपको। पहले जमींदार रहते हैं ये कि भाई, मतलब जमींदार रहते हैं कि जमींदार मतलब वहां का रेवेन्यू कलेक्ट करके ये मतलब शाह आलम को भी देते हैं, यानी मुगल एम्परर को भी देते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, बलवंत सिंह है वो वहां के राजा है, वो रूल करेंगे, जैसा जो करना है करेंगे, ठीक है। शाह आलम को बोला जाता है कि तुम क्या करोगे, इलाहाबाद में रहोगे। इसके अलावा दीवानी, मतलब ट्रेडिंग राइट्स तो बंगाल में रहे कि फोकट में मैं ट्रेड करूंगा बंगाल में, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन राइट, रेवेन्यू कलेक्शन राइट बिहार, बंगाल और उड़ीसा से मिल गए, ठीक है। सिर्फ 26 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी देगी वहां के नवाब को, यानी मीर जाफर को, और ये पूरे तीनों एरिया से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी रखेगी, ठीक है। यानी जो शाह आलम टू है उसको सिर्फ नाम का मुगल एम्परर बना के छोड़ दिया,
ठीक है, तुम यहां रहोगे, ये करोगे, यहां से ये पैसे, हम जो पैसे देंगे वो तुम लो, यहां का रेवेन्यू कलेक्शन हमारा। अवध को बफर स्टेट बना दिया गया। समझ में आया? समझ में आया? मतलब बैटल ऑफ बक्सर के बाद शाह आलम 2 की कोई इज्जत नहीं रह गई। ठीक है, अवध को बफर स्टेट बना दिया गया। बाकी अब जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, 2 मेन ऑब्जेक्टिव इन्होंने पूरे किए। सबसे पहला तो ट्रेड करने से पैसा आएगा, माल बेचने से पैसा आएगा, तो ड्यूटी फ्री ट्रेड इन्होंने कहां पे मांगा? बंगाल में। और इसी के साथ साथ ये बोला कि हम आपको 26 लाख रुपए दे रहे हैं और आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि इन जगहों से हम क्या रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब क्या शाह आलम 2 मना कर सकता था? ऑब्वियस ही बात है, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है कि इन तीनों जगह का जो टैक्स है वो ब्रिटिशर्स कलेक्ट करेंगे और यहां से जो पैसा आएगा उसमें से 26 लाख तो ये दे देंगे, लेकिन बाकियों से ये क्या करेंगे? ये बाकी जगहों पे राज करने के लिए अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाएंगे। अब आप ये बताइए, यहां पर बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर पूरा होता है, बंगाल ऑलमोस्ट पूरा कैप्चर हो चुका है, छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मैसूर हम कल मैसूर करेंगे, मैसूर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये सब तो थ्योरेटिकल था, अब थोड़ी सी कंसेप्चुअल चीजें 15-20 मिनट में डिस्कस कर ले। बोर तो नहीं हो रहे हो? क्योंकि 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट लेक्चर को। बोर तो नहीं हो रहे हो? क्योंकि अभी 20 मिनट लगेगा अगर मैंने चालू किया तो। चलो, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा मेरा ऑब्जेक्टिव भी नहीं होता है कि मैं आपको पढ़ाऊं, ना मुझे मजा आता है ना आपको मजा आता है, सिंपल सी बात है। बैटल ऑफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। वाह यार शुभम, मजा आ गया सुन के। अब एक कॉन्सेप्ट समझो, ब्रिटिशर्स पैसा पैसा करते थे। अब क्या हुआ? 1765, ये तो 1764 में खत्म हो जाता है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव, अच्छा हाँ, यहां पर बंगाल का जो कॉन्क्वेस्ट है वो खत्म हो चुका है, मतलब अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पकड़ बना ली है। ठीक है, अब रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज था, इसने बोला एक काम करो, मतलब किस किस लेवल की मतलब नीड्स थे आपको पता चलेगा। पैसा हम कमाएंगे, मेहनत तुम करो। तो अब क्या होता था? 2 चीजें होती थी, रेवेन्यू कलेक्शन, यानी पैसा कौन इकट्ठा करेगा? पैसा कौन इकट्ठा करेगा बताओ? कंपनी करेगी। ठीक है, कंपनी करेगी। इसके अलावा आर्मी, अच्छा ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू कलेक्शन को बोलते थे दीवानी, यानी दीवानी। ठीक है, और दूसरा था आर्मी, पुलिस। इनका मैनेजमेंट कौन देखेगा? कंपनी देखेगी भाई। इसको बोला जाता था निजामत। ये आया डायरेक्ट सवाल आ जाता है, निजामत। ठीक है, ये दोनों चीजें कंपनी देखेगी, लेकिन जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन देखेगा? वो नवाब देखेगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी पीस वीस बना के रखना है, ये सब कौन देखेगा? नवाब देखेगा, नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, तो अब एक ही रीजन में 2 लोग, 2 बड़े रूलर्स हैं। नवाब एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, कंपनी जो है वो रेवेन्यू और आर्मी पॉलिसी देखेगी। सिंपल सी बात है। तो इसको बोला गया ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी 2 लोग, 2 गवर्नमेंट है, एक है जो रेवेन्यू और आर्मी की तरफ से है, एक है जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है। ठीक है, लेकिन जो सबसे पावरफुल चीजें थी, पैसा और पावर, दोनों कंपनी ने रखी। और जो छोटा मोटा, अब एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए भी तो पैसा लगेगा,
वो पैसा कौन देगा? कंपनी नवाब को देगी, क्योंकि कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है उस एरिया को, मतलब जो कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है वो वहीं से तो पैसा आएगा नवाब के पास। तो अब नवाब रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से कंपनी पे निर्भर हो गए एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है, अच्छा, समझ में आया? तो अब क्या होता था, पहले क्या होता था, ये जो दीवानी फंक्शंस होते थे ना, ये एम्परर के पास होते थे, नवाब के पास होते थे, और जो पुलिस फंक्शन थे ना वो सूबेदार के पास होते थे। इन दोनों से ये राइट्स छिन गए और ये राइट्स कंपनी के पास आ गए। समझ में आया? अब इस सिस्टम को चालू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और 1972 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस सिस्टम को खत्म किया था। तो क्या डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कुछ भी डाउट है आपको? डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आपने बहुत बार सुना होगा, क्या कोई डाउट है? ये बहुत ज्यादा पैसा पावर बहुत करते थे ब्रिटिशर्स, तो पैसा यानी दीवानी, पावर यानी निजामत, दोनों इन्होंने अपने हाथ में ले लिए। एडमिनिस्ट्रेशन नवाब को दे दिया कि तुम अपनी दिनचर्या, डेली लाइफ, जो मतलब चलाने चुलूने का एरिया काम होता है वो तुम करो। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले ये कंसेप्चुअल चीज थी, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। समझ में आया कि नहीं आया यार, ये बताओ। अब इसके बाद क्या होता है, थोड़ी सी पैसे को लेके बात कर लेते हैं। जो बाद में ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडिया को दबाना चालू किया, या फिर ब्रिटिशर्स के आने से इंडिया को क्या लॉस होना चालू हुआ। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट और करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो, इंडिया ट्रेड के लिए जाना जाता था, ठीक है, यानी इंडिया से स्पाइसेस, टेक्सटाइल, ये सब यूरोप भेजे जाते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल भेजे जाते थे, सी रूट से भेजे जाते थे, सी रूट से भेजे जाते थे। अब यूरोप अगर स्पाइस और टेक्सटाइल देगा तो इसके बदले में पैसे भी देगा, पैसे देगा। उस समय की जो करेंसी होती थी वो होती थी गोल्ड। तो इस सिस्टम को बोला जाता है गोल्ड इनफ्लक्स, गोल्ड इनफ्लक्स। इस सिस्टम को बोला जाता है गोल्ड इनफ्लक्स। ठीक है, आप ये चीज मानते हो कि जो इस समय का एक्सपोर्ट था वो बहुत ज्यादा था इंपोर्ट से? ये मानते हो कि नहीं मानते हो? एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था इंपोर्ट से, मतलब हम जितना माल बेचते थे दूसरी कंट्रीज को, उसके कंपैरिजन में काफी कम माल हम खरीदते थे दूसरी कंट्रीज से। क्योंकि इंडिया वॉज अ ह्यूज, मतलब बहुत, आप समझो इतना माल होता है ना इंडिया में, ट्रॉपिकल नेशन है, एग्रीकल्चर इतना स्ट्रांग है, कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, फर, हम इतनी चीजें बेचते थे जिसकी कोई हद नहीं थी। ठीक है, क्योंकि इंडिया में ना दो चीजें आती है, नीचे वाला एरिया ट्रॉपिकल आता है, ऊपर वाला एरिया टेम्परेट रीजन में आ जाता है, कश्मीर वश्मीर, शिमला, हिमाचल। तो हमारे यहाँ दोनों चीजें होती है, यूरोप पूरा टेम्परेट में रहता है। ठीक है, तो हमारा नेशन बहुत स्ट्रांग था बेचने में। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होता है, ध्यान से सुनना। ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल हम यूरोप भेज रहे हैं उससे बना हुआ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड यानी बना बनाया माल इंडिया में लाने लगते हैं। तो हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं। एक्सपोर्ट मतलब हम बाहर भेज नहीं पा रहे और हम मंगा ज्यादा रहे हैं, हम मंगा ज्यादा रहे तो फिनिश्ड गुड्स लाने लगता है, पहली स्ट्रैटेजी। बिल्कुल सही बात है। अब इन फिनिश्ड गुड्स को बेचना है इसको, तो इसको क्या चाहिए, ट्रेडिंग राइट्स चाहिए, ट्रेडिंग राइट्स चाहिए। तो ये ट्रेडिंग राइट्स पहली बार ढंग से कौन देता है, 1690 में औरंगजेब इनको ट्रेडिंग राइट्स दे देता है, औरंगजेब इनको ट्रेडिंग राइट्स दे देता है। अब क्या करेंगे, ये अपना माल इंडियन में घुसाना चालू करेंगे, और जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो कम हो जाएगा, इंपोर्ट्स बढ़ जाएगा। अगर एक्सपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, तो गोल्ड का आना भी कम हो जाएगा,
तो गोल्ड का आना कम हो सकता है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। इसके बाद क्या होता है, ध्यान से समझिए। जो जगत सेठ ब्रदर्स टाइप के लोग होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, एक होते हैं गांव वाले सेलर्स, एक होते हैं यूरोपियन बायर्स। ये बेसिकली ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडर वो होता है जो बीच का काम रहता है, यानी सारे गांव से इकट्ठा किया और बाहर जाके माल बेच दिया। ठीक है, इनको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है, इनको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है। ट्रेडर्स को ऑब्वियसली लगेगा माल खरीद रहा है, जब बायर पे कर देगा तो इनके पास माल आ जाएगा, बट ये इनको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये शॉर्ट टर्म लोन, ये छोटे ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म लोन बड़े ट्रेडर्स से लेते थे, बिग ट्रेडर्स से। ठीक है, और बिग ट्रेडर्स कौन कौन थे, जगत सेठ ब्रदर्स, राय दुर्लभ। तो इनसे ये उधार में पैसा लेते थे और ट्रेडिंग करते थे। तो जो बड़े ट्रेडर थे, एक तो उनका काम ट्रेडिंग का है, दूसरा काम उनका पैसा चलाने का भी है। इसीलिए जगत सेठ ब्रदर्स बहुत ज्यादा रिच लोग हुआ करते थे उस समय में। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। अब इसके बाद क्या होता है, ध्यान से समझना, लिखो। प्लासी प्लंडर, जो उस समय हुआ था ना, प्लासी के बाद की ट्रीटी थी, उसको बोला जाता है प्लासी प्लंडर। तो लिखो प्लासी प्लंडर एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद and Treaty of Allahabad gave financial boost, gave financial boost to Britishers, क्योंकि उन्होंने वॉर इंडेमनिटी लगा के बहुत सारे पैसे लिए हैं ना। टू ब्रिटिशर्स, गेव फाइनेंशियल बूस्ट टू ब्रिटिशर्स। अब इस पैसों ने से ब्रिटिशर्स ने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की वजह से इनको और वॉर करी और पैसा मिला, और वॉर करी और पैसा मिला, क्योंकि ये वॉर इंडेमनिटी लगाते गए। ठीक है, और इसी के बाद अब क्या होने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ इंस्टेड ऑफ पेइंग गोल्ड, गोल्ड जो लंदन से गोल्ड आ रहा था ना, वो बंद हो गया। और ये लोग ये जो पैसा कमा रहे थे ना, यही पैसा इंडिया में वापस देने लगे, यही पैसा इंडिया में वापस देने लगे। ठीक है, तो जो ये टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, रेवेन्यू कलेक्शन था इनका, ठीक है, या फिर वॉर इंडेमनिटी लगाते थे, तो ये सारी चीजों से जो पैसा आ रहा था ना, अब पेमेंट जो थी बाहर की वो इन्हीं पैसों में होने लगी। और इसकी वजह से क्या हुआ, गोल्ड इनफ्लक्स बंद होने लगा और गोल्ड वहां से कम आने लगा, और यहीं से जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है ना, उसका पतन चालू हो गया। ठीक है, तो अब कैसे ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे कैप्चर किया, कैसे वहां के डायनेमिक्स चेंज किए, कैसे जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उससे डील किया, क्या करने की कोशिश की कि इकोनॉमी और फाइनेंशियल चेंजेस आ गए बंगाल के अंदर, और अब बंगाल पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के अंदर है। अब ब्रिटिशर्स के अंदर भी है, एक जगह वो कैप्चर कर चुके हैं, तो कॉन्फिडेंस भी है, पैसा भी मिल चुका है। तो अब जो प्रोसेस होगी बाकी इंडिया कैप्चर करने की, वो काफी तेज होगी। और यहां पे आज का लेक्चर मेरा खत्म हो जाता है। अब आप बताइए आपको क्या डाउट्स हैं। ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल थोड़ी कर रहे थे। औरंगजेब कहां आया, औरंगजेब ब्रिटिशर्स बाद में आया, औरंगजेब तो मुगल फैमिली से है। आप कहीं कंफ्यूज हो गए हो फाजला, डाउट्स पूछ लो आप अपने। ब्रिटिशर्स हमेशा से रूल नहीं कर रहे थे। अकबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, जहांगीर, ठीक है, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब के कोर्ट में एक यूरोपियन ब्रिटिशर आता है, वो अलाउ करता है ब्रिटिशर को कि तुम एक काम करो, यहां यहां अपना माल बेच सकते हो। ठीक है, फिर बाद में ही ब्रिटिशर्स आके इसकी एस्टेसी कर देते हैं या इसके लीनिएज की। किसी को कोई डाउट?
बहुत बड़ा लेक्चर तो नहीं हो गया? कहानी समझ में आई? रटने की जरूरत तो नहीं है। अब आपके पास बुक्स है, आप एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा बंगाल कॉन्क्वेस्ट, बस। ठीक है, जो बुक हो, एनसीईआरटी हो, जहां से पढ़ना हो पढ़ लो। इतना आसान हो जाएगा आपके लिए कि आपने भी नहीं सोचा होगा। बताओ, कोई डाउट? डाउट है? इन लोग को बोल दो अपने फोन से ज्वाइन कर लें और डाउट पूछ लें। चलो, तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं। कल हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने मैसूर पे कैसे कब्जा किया, और मैसूर में 4 वॉर्स हुई हैं, 2 हैदर अली के साथ, 2 टीपू सुल्तान के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसूर से भी लगातार क्वेश्चन आते हैं। तीसरे दिन हम देखेंगे मराठा को कैसे कैप्चर किया। चौथे दिन हम देखेंगे कार्नाटिक वॉर्स क्या होती है। ठीक है, ये 4 दिन का कॉन्सेप्ट है। 4 दिन में हम ये 4 चीजें करेंगे। फिर हम मूव करेंगे आगे की तरफ कि ब्रिटिशर्स के बाद 1857 की लड़ाई क्या हुई थी, क्या रीजंस थे 1857 की लड़ाई के। तो 2 घंटे का लेक्चर होगा 1857 की लड़ाई का। ठीक है, 2 घंटे का लेक्चर होगा 1857 की लड़ाई का। चलो, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल। कल आपके मयंक सर की क्लास रहती है ना सवेरे। मयंक सर की क्लास बढ़िया चल रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है एमपी ज्योग्राफी? बढ़िया, ग्रेट। बुक्स मिल गई, चीजें समझ में आ रही हैं, क्वालिटी अच्छी लग रही है, देन व्हाट, और क्या चाहिए आपको? चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लेट अस मीट टुमारो, बाय बाय। अरे टुमारो क्या, रात को 8 बजे भी तो मिलेंगे आज हम। 8 बजे करंट अफेयर्स के लेक्चर होते हैं, प्लीज उसको डेली अटेंड करो, क्योंकि एक भी दिन अगर आपने करंट अफेयर्स का लेक्चर मिस किया तो दोबारा आप नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि करंट अफेयर डेली बेसिस पे होता है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।